ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीटिंग हॉल मारवा हाउस। लक्ष्य अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, आनंद भैया का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि वह मेरे मिशन के बारे में जान गए थे, इसलिए वह सिर्फ मेरी मदद करना चाहते थे। उन्होंने अपनी छवि इसलिए ऐसे गढ़ी थी क्योंकि मेरे मिशन में मेरी मदद करने के लिए उन्हें लोगों के सामने, खासकर दमयंती देवी और उनकी टारगेट अनिका के सामने वैसा ही चरित्र पेश करना था ताकि वह आसानी से आगे बढ़ सके और उन पर किसी को शक न हो। मैं जो आगे कहने जा रहा हूँ उससे आप मेरी पिछली बात का मतलब ही आसानी से समझ जाएंगे। दमयंती देवी ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए स्त्रियों की फौज खड़ी की थी और इसके लिए वह दो तरह की लड़कियों को अपना टारगेट बनाती हैं। पहला, जिसके साथ समाज में जुल्म हुआ हो और उनकी खूबसूरत यानी कि सूरत बिगड़ गई हो। दूसरी, वह जो बेहद खूबसूरत हो और समाज की ज्यादतियों से इतना परेशान हो चुकी हैं कि वह इसी समाज से बदला लेना चाहती हो। ऐसे बहुत लोग हैं जो दमयंती देवी को इस तरह के टारगेट उपलब्ध करवाते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम भी मिलती है। जब उन लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से परिस्थितियों की मारी स्त्रियां नहीं मिलती हैं, तो उन लड़कियों या स्त्रियों के सामने जानबूझकर योजना के तहत इस तरह की परिस्थितियों को खड़ी की जाती हैं, जिससे कि वह जुल्म का शिकार हो जाए। इसके बाद लक्ष्य एक पल का गैप लेता है और आगे कहता है, ठीक ऐसे ही वक्त में उन्हें सहारा देती हैं दमयंती देवी। वह सभी औरतें जो दमयंती देवी के पास हैं, उनके सामने दमयंती देवी की इस तरह की छवि गढ़ी गई है, जिससे कि दमयंती देवी उनके लिए ईश्वर तुल्य हैं, ताकि उन स्त्रियों को ऐसा लगे कि दमयंती देवी के अलावा अब उनका और कोई नहीं। दमयंती देवी कोई आम आदमी या आम महिला नहीं, बल्कि माँ साहब हैं। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए लक्ष्य आगे कहता है, यह सब इसलिए किया गया है ताकि दमयंती देवी उनसे हर वह काम करवा सके जो वह चाहती हैं। दमयंती देवी उनके सामने पूरी दुनिया को घोर अपराधी सिद्ध कर सके, उन स्त्रियों का ब्रेन वॉश कर सके, दुनिया पर स्त्रियों का राज कायम करने का सपना उन्हें दिखा सके। इस कार्य में दमयंती देवी की सफलता को दर्शाते हुए लक्ष्य बताता है, वह स्त्रियां उसकी कभी कोई बात नहीं टालती। एक बार वहां पहुंच जाने के बाद किसी भी स्त्री की लड़ाई अपनी अकेले की लड़ाई नहीं रह जाती, वह उस पूरे समूह की लड़ाई बन जाती है जिसे दमयंती देवी ने तैयार किया है। उन औरतों को मौत के गले लगाते हुए भी यही लगता है कि वह एक दूसरे के लिए और आने वाली एक अच्छे और सच्चे समाज के लिए बलिदान दे रही है। अब अनिका पूछती है, इन सब चीजों से आनंद का क्या ताल्लुक था? लक्ष्य अनिका के प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, दमयंती देवी के लिए काम करते हुए आनंद भैया ने ऐसी कई लड़कियों को शिकार होने से ठीक पहले बचाया, लेकिन जिन हादसों के लिए आप उन्हें दोषी मानती हैं, दरअसल वह उद्देश्य घटना के लिए कसूरवार नहीं है। वह सिर्फ सही समय पर पहुंचकर इस घटना को रोक नहीं पाए। बाकी अब आप समझ ही गई होंगी कि किस तरह से गलतफहमी पैदा हुई। अब अनिका कहती है, वैसे तो इन सब बातों से मैं सिर्फ आनंद के बारे में ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी काफी कुछ समझ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी चाहती हूँ कि तुम एक बार खुद अपने मुंह से बताओ। लक्ष्य कहता है, दमयंती देवी का किला एक ब्लैक स्पॉट पर है, मतलब हमारी सैटेलाइट उस जगह को कवर नहीं करती है, लेकिन फिर भी यह सत्य है कि यह किला हिंदुस्तान की सीमा के अंदर है, इसलिए काफी समय से आर्मी की इस पर निगाह थी, मगर काफी कोशिशें करने के बाद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सका और न ही वहां तक पहुंचा जा सका। वह जगह वीराने में है, जिसके सैकड़ों किलोमीटर का घेरा रेगिस्तान है और वहां बसावट भी नहीं है। इससे सबसे बड़ी अड़चन थी वह अजगर, जिसे तुम्हारी वजह से नष्ट किया जा सका। यहीं पर अपनी बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हुए लक्ष्य बताता है, मेरी इस बात को सुनकर आप किसी तरह के असमंजस में ना पड़ जाएं।
इसलिए बता दूं कि यह बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि इस मिशन को भूमिका के साथ मिलकर आपने पूरा किया था। अगर आपके भाई मयूर की जान खतरे में नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं जान पाता कि इस मिशन का वास्तविक श्रेय किसके सिर पर है। हमारी आर्मी इसका श्रेय ऑफिसर भूमिका मारवा को ही देती है, क्योंकि वह सिर्फ इतना ही जानती है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आपकी बहादुरी ने आर्मी की एक बड़ी मुश्किल हल कर दी। इसके बाद लक्ष्य अपनी विडंबना बताते हुए कहता है, वैसे तो आर्मी इस पर डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती थी, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि भारत के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर से भी दमयंती देवी के लिए सुरक्षा चक्र बनाने वाले मौजूद भी हैं, जिसकी वजह से आर्मी को कभी भी डायरेक्ट एक्शन लेने की परमिशन नहीं मिलती। अंत में सीक्रेट मिशन के जरिए हम यह सब पता करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा बाकी सभी चीजें इस मिशन का हिस्सा है, जिसकी वजह से आज हम तीनों यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं। और मैं इस आर्मी का एक छोटा सा सिपाही हूँ जो इस मिशन पर हूँ। अब अनिका कहती है, मतलब अगर आसान भाषा में कहा जाए तो तुम भारतीय आर्मी के एक सीक्रेट एजेंट हो। इसके बाद अनिका अफसोस जताते हुए कहती है, मुझे दुख है कि इस मिशन के लिए तुमने भारी कीमत चुकाई है। अनिका की यह बात सुनकर लक्ष्य कुछ नहीं कहता। वह अंदर ही अंदर जानता था कि अनिका की बात एकदम सही है, चाहे वह खुद को कितना भी समझा ले, लेकिन आनंद की कमी जिंदगी में कभी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए वह बदले में सिर्फ हल्की सी मुस्कान चेहरे पर ले आता है। कुछ पलों के लिए वहाँ खामोशी छा जाती है। इसके बाद लक्ष्य कहता है, इस पूरे मिशन के दौरान मैं यह बात जान चुका हूँ कि कुछ राज ऐसे भी हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। वह सच है या झूठ, मैं आपसे इसकी पुष्टि नहीं करना चाहूँगा। बस इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहें, क्योंकि कुछ बात राज ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। जब वहाँ दमयंती देवी एक बड़ा साम्राज्य लेकर खड़ी हो सकती हैं, तो इस बात की प्रामाणिकता के बाद सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए नई तरह की मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। आज दुश्मन देश के अंदर है, कल वह सीमा के बाहर भी खड़ा हो सकता है। आज वह छिपकर दमयंती देवी का सपोर्ट बना है, तो कल को खोलकर भी सामने आ सकता है। इसलिए मैं आपके राज को राज ही रखूंगा। जैसे दमयंती देवी का खत्मा होगा, वैसे ही धीरे धीरे बाकी दुश्मनों का भी सफाया करने में आप पूर्णतः सक्षम है। यह मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ, तो बेहतर यही है कि यह लड़ाई इसी खामोशी के साथ चलती रहे, ताकि हमारे और अन्य देशों के लोगों के बीच सुख चैन बना रहे। अब अनिका रोहित की तरफ देखती है और रोहित अनिका की तरफ। दोनों के ही चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। अब रोहित लक्ष्य से कहता है, मानना पड़ेगा इंडियन आर्मी ने इस काम के लिए अपने बेस्ट ऑफिसर को चुना है। यह सब पता लगाना या फिर यह कहूँ कि समझ पाना सभी के बस की बात नहीं। अब फिर से वह वहाँ कुछ पलों की खामोशी छा जाती है और अंत में अनिका लक्ष्य से कहती है, इस बात को करने के लिए उचित समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें सही लगे तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या श्वेता तुम्हारे मिशन का हिस्सा है या उसके बारे में तुम्हारी राय कुछ और ही है। लक्ष्य हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं, श्वेता मेरे किसी मिशन का हिस्सा नहीं है, वह मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आपको इस बारे में जानने का पूरा अधिकार है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वक्त श्वेता किस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वह और मानसिक पीड़ा भोगे। मैं श्वेता से बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन एक आर्मी मैन का कड़वा सच यही है कि उसका पहला प्यार उसका देश होता है। मेरा भी है। इसके बाद एक सेकंड के लिए लक्ष्य चुप हो जाता है और फिर गहरी लंबी सांस लेकर दोबारा बोलना शुरू करता है। भैया भी यही चाहते थे कि मैं श्वेता को सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन मैं अपना सच बताकर उसके नाजुक मन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। एक आर्मी पर्सन की वाइफ होना आसान काम नहीं है। ऊपर से मैं उन्हें पूरा सच भी नहीं बता सकता। हालांकि मैंने तय कर लिया है कि मैं श्वेता को यह बात बता दूंगा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और फिलहाल एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि मैं उसे यह बात नहीं बताना चाहता। मेरी आर्मी की तरफ से इस बात को छुपाने का मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है।
इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद मैं अपना सच बता सकता हूँ और दोबारा जाकर आर्मी भी ज्वाइन कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए वह अपने पैर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ऊपर से आपके जैसे डॉक्टर के चलते मेरे पैर की समस्या भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इस बार रोहित और अनिका के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब अनिका कहती है, तो ठीक है, मत बताओ, जब तक जरूरी न हो तब तक तुम श्वेता से यह बात छुपा सकते हो। रही बात उसकी उलझन को दूर करने की, तो वह तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, वह सब मैं संभालूंगी। तुम नहीं जानते यह सब बताकर तुमने हमारी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी है। अब लक्ष्य कहता है, तो तय रहा, जल्द से जल्द मेरी श्वेता की समस्या आप सुलझाएंगे और आपकी समस्या मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा मतलब है कि आपको जब भी इंडियन आर्मी की जरूरत हो या सिर्फ मेरी जरूरत हो तो सिर्फ एक बार कह दीजिएगा। इसके बाद वह अनिका को चेताते हुए कहता है, आपने जो युगराज के साथ किया है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद दमयंती देवी शांति से बैठने वाली हैं। यह सुनते ही अनिका के चेहरे पर प्रश्न दिखाई देने लगता है। लक्ष्य मुस्कुराकर आगे कहता है, नहीं, आपका पीछा कोई नहीं कर सकता। इतने समय में मैं यह बात जान चुका हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस काम को अंजाम आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता। यह सुनकर अनिका के चेहरे पर आए हुए भाव एकदम से शून्य हो जाते हैं। इसके बाद लक्ष्य कहता है, यह सब करने और कहने के लिए मुझे आर्मी इजाजत नहीं देती। यह सब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ और आगे भी करूँगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी मेरे देश के लिए और मेरे देशवासियों के लिए है। अब जो कर रही है वह बिल्कुल सही है। सच पता होने पर मेरे सीनियर भी मेरा साथ देंगे, लेकिन यह बात अगर दीवारों के कानों तक भी ना पहुँचे तो ही अच्छा है। इसके बाद लक्ष्य रोहित से कहता है, क्या आप भी कुछ पूछना या जानना चाहते हैं? रोहित जवाब देता है, नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आ गए। अब लक्ष्य अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे इजाजत दीजिए, मेरा ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लक्ष्य के ऐसा कहते ही अनिका और रोहित दोनों अपनी अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। रोहित आगे बढ़कर लक्ष्य से हाथ मिलाता है। इसके बाद तीनों मीटिंग हॉल से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। लक्ष्य के यहाँ से चले जाने के बाद रोहित चिराग मेहता से कहता है, चिराग मेहता जवाब देता है, जी सर। रोहित चिराग को नया आदेश जारी कर देता है। लक्ष्य की सिक्योरिटी पहले भी काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी फिलहाल की सिचुएशन को देखकर वह काफी नहीं है। लक्ष्य के आसपास सिक्योरिटी बढ़ाओ, क्योंकि दमयंती देवी का अगला टारगेट वह भी हो सकता है। इतना कहने के बाद रोहित मन ही मन सोचता है, जब लक्ष्य ने इतना अच्छा होमवर्क किया है तो दमयंती देवी ने भी अपना काम बेहतर तरीके से किया होगा, या फिर हम यह भी मान सकते हैं कि वह करने वाली होंगी। ठीक इसी वक्त चिराग जवाब देता है, जी सर, हो जाएगा।